नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी घटना हो रही है। एक तरफ जहां सीमा पर तनाव है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, वहीं एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, लेटरल एंट्री के जरिए लगभग आरक्षण खत्म कर दिया गया और 38 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के जो अधिकारी हैं, जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो की जा रही है नीति आयोग में। डीओपीटी के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इसमें आरक्षण लागू नहीं करेंगे। मेरे साथ महाराष्ट्र सरकार के बिजली मंत्री, पावर मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर नेता, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बहुजन समाज इनके तरफ उम्मीद से देखता है। खासकर आरक्षण का मामला हो, एससी एसटी एट्रोसिटी का मामला हो, नितिन राय लगातार उस पर अपनी बात रखते रहते हैं। मेरे साथ जुड़े सर, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, सीमा पर तनाव है और लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस की भर्ती की जा रही है और साफ डीओपीटी ने कहा है कि हम आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जहां तक सीमा पर तो तनाव है, उसके साथ साथ पूरा देश कोरोना महाजंग की इस युद्ध में अपने आप को समर्पित कर चुका है। ऐसे समय में जिस प्रकार से लेटरल एंट्री का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यहाँ कर रही है, वो निश्चित रूप से भारतीय संविधान को एक प्रकार से वहां दिए गए अधिकारियों को कुंठित करने वाली है, उसे रोकने वाली है। इसका सबसे पहले मैं निषेध करता हूं। लैटरल एंट्री की बात ये कोई आज की बात नहीं है। आपने इसके पहले देखा होगा कि भारत सरकार के कई विभागों में लैटरल एंट्री करके ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे बाहर से आरएसएस के कुछ लोगों को थोपने का काम और उनको भारत सरकार के प्रशासन में लाने का काम इस सरकार ने किया है। और यूपीएससी में भी उस प्रकार से प्रावधान करने की कोशिश इनकी रही है और वे आज कर रही है। और जैसा कि आपने बताया, यह बात भी निसंदेह सच है। मैं इसको भारतीय संविधान को अपमानित करने का बात मैं कहता हूँ। यह सरकार जो केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसके शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, एक तरफ वे कहते हैं कि मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से इस देश का प्रधानमंत्री बना, और दूसरी तरफ उनके पीठ में खंजीर डालने का काम करके एक प्रकार से जैसे शिवाजी के पेट में अफजल खान ने अपनी खंजीर डालने का काम किया था, लेकिन शिवाजी ने अपने हाथों के नाखूनों से, जो नाखून उनके हाथ में औजार थे, उससे अफजल खान का वध किया। नरेंद्र मोदी ये ना भूले कि भारतीय संविधान का अपमान करना इस देश का अपमान है। कोई भी इसे सम्मानित नहीं करेगा तो हर कोई से गलत भावना से देखेगा। नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेहरबानी करके जिस वक्त पूरे देश को संगठित होकर काम करने का समय है, एक होकर काम करने का समय है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी दिखाने का काम है। हमारा देश पूरा स्पिरिचुअल यूनिटी में बंधा हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। वे जिस ढंग से यह काम चल रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग का होने के नाते इस घटना का तीव्र निषेध करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि सरकार अभी भी अपने आप को संभाल ले कि इस महाजंग में, कोरोना की चीन के युद्ध में हमें संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है, तो इसको तोड़ने का काम ना करे। इसके यही मैं इस वक्त कहना चाहूंगा। राउत साहब, क्या कहेंगे? आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बायलैटरल एंट्री हो रही है, आपके पास मीडिया नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसको चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, आप एआईसीसी में कांग्रेस के एससी एसटी सेल के चेयरमैन भी हैं, इस नाते भी क्या श्योर कर रहे हैं आपको कि आरक्षण बचाने की जो पूरी मुहिम है, चूंकि अब
एक तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जो थोड़ी बहुत अब आईएएस की भर्ती जब बिना एग्जाम के हो रहा है तो लोग क्या करें, अब क्या रास्ता है? तो वो तमाम लोग जो रामविलास पासवान सरकार में है वो कहते हैं कि तमाम बहुजन नेता, एससी एसटी ओबीसी के नेता हमारे साथ हैं, इसको 9वीं अनुसूची में रखे। क्या कहेंगे? जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि 131 लोग एससी एसटी के एमपी बन के जाते हैं। जहां तक मैं देख रहा हूँ इस सरकार का पिछले 6 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो इन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द से भारतीय संविधान को कुरेदना शुरू किया था और उसके पश्चात कई ऐसे समय आए कि उन्होंने भारतीय संविधान के कई कलमों को वहां से हटाने का काम नहीं करते हुए साइलेंट करने का काम किया। भारतीय संविधान जो नहीं कहता है वो करने का काम इस सरकार ने इस वक्त किया है, इसके पहले भी किया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि भारतीय संविधान उसका सम्मान करता है, लेकिन मैं यह नहीं भूल रहा कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जजेस ये बाहर आकर कहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को हमारा निवेदन है कि वे हमारी न्याय व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करें। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट संरक्षण मांगने की बात करता है, इस देश का हर दलित नागरिक, हर पिछड़ा नागरिक, आज हम देख रहे हैं कि यूपी में दलाले से हमारे ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, लेकिन योगी सरकार की आंखें बंद है। मध्य प्रदेश में हमारे पे आज वहां पर एट्रोसिटीज हो रही है, कई प्रदेशों में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का दलित आज सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को अगर लग रहा होगा कि हम हमारा दलित कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमने जिस प्रकार से भारत बंद किया था एक बार और सारा दलित सड़कों पे आया था, पुनः दूसरी बार हमें सड़क पर आने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ना भूले कि इस देश के अंदर का जब दलित जाग उठेगा, सड़क पर आएगा, तो यह सरकार यहाँ कदापि नहीं रहेगी। जो सरकार में रामविलास पासवान बैठे, रामदास आठवले बैठे, वो तो राम को पूजने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब आम्बेडकर को पूजने वाले नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब हमारे दैवत है, हमारे संविधान के निर्माता, हमारे रक्षक है। जो उनको भूल गए, वो कैसे अपाहिज होकर वहां देख रहे हैं उनको, तो वो हमारा भला नहीं कर सकते। आज विरोधी पार्टियों को भी इस वक्त जब चाइना वॉर चल रहा है, जब कोरोना के साथ वॉर चल रहा है, तो एक संगठन के रूप में सभी के विचारों को साथ में मिलकर काम करने की जब आवश्यकता है, यह सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए इस सरकार के इस कार्य प्रणाली का मैं निषेध करता हूं। राव साहब, क्या कहेंगे? आपको तमाम सोशल मीडिया पर, चूंकि एक मीडिया तो कह रहा है कि मोदी जी से सवाल नहीं पूछिए क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद को, प्रधानमंत्री को, राजनाथ सिंह को। जब आप लोग की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये लोग सवाल पूछते थे, चाहे वो चाइना का घुसपैठ हुआ था, इतनी दुखद घटना है, 20 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। राहुल गांधी ने भी आज सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से। क्या लग रहा है, आप लोग विपक्ष के तौर पे उस तरह से नहीं इनिशिएट कर पा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी करती है, चाहे वो प्राइस हाइक हो, चाहे रिजर्वेशन हो? अब तो इंसर्जेंसी के मामले पर, चाहे पाकिस्तान की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते थे कि दिल्ली कमजोर है, इसलिए सीमा पर इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में थी तो वो सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार थी। उस सरकार का भारतीय संविधान पे विश्वास था। जब भी ऐसा मौका आता था, जब देश किसी संकट में है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार अपोजिशन पार्टीज को साथ में लेकर बैठती थी, उनसे चर्चा करती थी, संवाद रखती थी, और उनके कोई अच्छे सूचनाएं जो आती थी उस सूचनाओं का आदर किया जाता। आज की सरकार विरोधी पार्टी के किसी भी संगठन को अपने साथ जोड़ना ही नहीं चाहती, उनके विचारों को सुनना ही नहीं चाहती।
उनके विचारों को मानना ही नहीं चाहती, स्वागत नहीं करना चाहती। जिस देश के नौजवानों ने दिहाड़ी मजदूर बनकर इस देश को सींचा है, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है, जिस देश के किसानों ने इस कोरोना के महाजंग में, लॉकडाउन में एक अन्नदाता की भूमिका निभाई, उसके साथ जब यह सरकार छल करती है, उसके साथ खड़ी नहीं होती है, तो हमारे साथ कैसे खड़ी हो सकेगी? कौन से विरोधी पार्टी की आवाज सुनेगी जब जनता की आवाज उनके कानों में जा नहीं रही और वह वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं? और ऐसे वक्त हमने उनसे क्या अपेक्षा करना चाहिए? अपेक्षा एक ही हो सकती है अभी कि इस देश का हर नौजवान अपने रोजगार के लिए, इस देश का हर भूखा आदमी अपना पेट भरने के लिए, इस देश का हर किसान अपने आप को मजबूत करने के लिए, इस देश का मजदूर इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जब तक सड़क पर उतरेगा नहीं, इनके साथ सड़क पर आकर लड़ेगा नहीं, तब तक इस सरकार की आंख खुलने वाली नहीं है। इस सरकार के आंख पे पट्टी बनी है। ये सरकार मगरूर हो चुकी है। ये सरकार अपने आप को हम है तो सब मुमकिन है यह कहती है। इसको किसी की जरूरत नहीं है, हमें दिखा देना है इसी वक्त कि भारत यह एक देश है, भारत ये स्पिरिचुअल यूनिटी का देश है, भारत एक यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। इस देश की जनता संविधान के रक्षा के लिए जब तक खड़ी नहीं होगी, तब तक हमारे साथ इसी प्रकार का छल भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर क्या आखिरी सवाल, आप एआईसीसी के चेयरमैन भी हैं, शेड्यूल फेडरेशन के, SC/ST के। यूपी में सबसे ज्यादा कास्ट एट्रोसिटी की खबरें आ रही हैं। मेनका, माफ कीजिएगा, आप प्रियंका गांधी लगातार इनिशिएट कर रही हैं। आपके स्टेट प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया गया, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं खुद भी। क्या रहेगा, आप लोग कैसे कैंपेन चलाएंगे? वहां तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। कुछ क्या रोड मैप है आप लोग का? आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष खामोश है। विपक्ष खामोश नहीं है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी रोज बोल रहे हैं, जब इस देश में कोरोना का एक मरीज केरला में 31 जनवरी को पॉजिटिव दिखाई पड़ता है और राहुल गांधी जी 12 फरवरी को अपने अब कहते हैं कि अपना देश संकट का सामना करने जा रहा है, कि ऐसे वक्त यह नमस्ते ट्रम्प करने जाते हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का काम करते हैं। आज इनकी आंख महाराष्ट्र की सरकार गिराने पे लगी है। इन पर क्या विश्वास करना? इनसे तो हमने जमीन पर ही लड़ना पड़ेगा। यह लोग अपने हाथ में कानून लेकर उस कानून के जरिए विपक्ष को कमजोर कर रही है। सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता है, वो रोज कह रही है कि अभी तो भी सरकार समझ जाए, सरकार विपक्ष की मदद ले, साथ मिलकर काम करेंगे, हम आपका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मायावती बहन भी यूपी के अंदर आज चुप बैठी है, उनकी भी आवाज आज नहीं आ रही है नजर। तो हमें आवाज को बुलंद करना होगा, मिलजुल कर भूल जाना पड़ेगा कि हम कौन से पार्टी के हैं, कौन से पार्टी का साथ दे रहे हैं। हमको सड़क पर आकर इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, ईट पे ईट बजाना पड़ेगा, तभी हमारा संविधान खतरे से बाहर होगा, सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से ये नितिन राउत थे और गांधी फैमिली के भी बहुत करीबी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो SC/ST OBC माइनॉरिटी की जो भी मुद्दे होते हैं उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। 7 बजे शाम से लैटरल एंट्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर, चूंकि बहुजनों के पास कोई अखबार टेलीविजन नहीं है, तो वो सोशल मीडिया पर इसको ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। सर एक और सवाल, आप लोग के पास, चूंकि आप SC/ST सेल के चेयरमैन भी हैं, आपके पास अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, अब तो कांग्रेस का भी बॉयकॉट करने लगी है मीडिया। ऐसे में टेलीविजन पत्रकार लोग साफ कह रहे हैं कि ये सेना की गलती है। आज तक की तो बड़ी एंकर, उन्होंने साफ साफ कहा कि सेना से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल नहीं पूछिए। तो क्या मीडिया सरकार को बचा रही है? ऐसे में क्या रास्ता है आप लोगों के पास? देखिए, 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा।
आरक्षण के बारे में मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव में क्या कहा? नंबर 1, आरएसएस का एजेंडा क्या है? मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जब को आरोपी बनाकर हमारे यहाँ जब युद्ध की स्थिति निर्माण करने की कोशिश हुई, तब कहा था कि भारतीय सैनिक अगर जाकर लड़ नहीं सकते वहां पे, तो हमारी आरएसएस की सेना आकर लड़ेगी। आकर लड़कर बताए ना, वो चीन चाइना से मुकाबला करने के लिए अगर हमारी सेना सक्षम नहीं है, तो ये अपनी सेना लाकर वहां खड़ी कर दे और चाइना को परास्त कर दे, हम इनको सलाम करेंगे उस समय। लेकिन जो जवान है, वो जवान आज भी सक्षम है और वो सरहद पर भारत को बचाने के लिए लड़ रहा है, खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, खुद के परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है। तो शुक्रिया राव साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो ये नितिन राउत थे जो महाराष्ट्र सरकार के पावर मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के SC/ST सेल के नेशनल चेयरमैन हैं, वो बता रहे थे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आरक्षण के पक्ष में नितिन राउत हमेशा से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बहुत कम SC/ST OBC माइनॉरिटी का आपको नेता मिलेंगे जो सत्ता में रहने के बाद भी समाज के लिए तत्पर दिखते हैं, उसमें नितिन राउत एक नाम है। इसलिए मैं कहता हूं बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे जब भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी थी और बांग्लादेश बना था। वो कहते कम थे, करते ज्यादा थे। हमें उम्मीद है कि आज के रक्षा मंत्री शायद बाबू जगजीवन राम से आगे निकल के दिखाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कुछ कहेंगे जगजीवन राम, जो बाबू जगजीवन राम ने जो किया था? नहीं, बाबू जगजीवन राम जी ने, भले ही लोग कुछ भी कहे कि वे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान करते थे और सबसे पहले आरक्षण नीति को उन्होंने रेलवे में लागू किया और कई SC/ST के लोगों को आरक्षण प्रदान किया है। जब जो मंत्रालय उनको मिला है, उस मंत्रालय में उन्होंने रिजर्वेशन पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। एक रक्षा मंत्री के तौर पे उनकी याद आती है ना, जब अमेरिका का जहाज हिंद प्रशांत महासागर में था, दबाव था, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को अलग करवाया था। देखिए, रक्षा मंत्री करके भी वो पहचान में आते हैं, रेल मंत्री करके भी उनकी पहचान है, और जो भी मंत्रालय उन्होंने संभाला है उस मंत्रालय में उनकी पहचान कायम है। वो पहचान जा नहीं सकती। उनको तो हमने सलामी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जगजीवन राम के बाद, बाबू जगजीवन राम के बाद नितिन राउत वो बड़े नेता हैं कांग्रेस में जो लगातार समाज हित की बात सबसे ऊपर रखते हैं। शुक्रिया सर, आपसे ऐसी उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीदें, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खड़ा उतरेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।